गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए बच्चों, आज फिर से अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए तो बच्चों इसके पिछले वीडियो में हम जाने थे कि कार्बन क्या है और कुछ उनके जो क्रियाशील धातुएं हैं जो उनसे आपके यौगिक बनाते हैं उनके बारे में जाना था। और आज हम जानेंगे कि कार्बन की विशेषताएं क्या हैं, यानी जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सहसंयोजक बंध क्या होते हैं और वह किस तरीके से बनते हैं। तो सहसंयोजक बंध जो बच्चों आपके होते हैं वह जो है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनते हैं। और यह जो आपका बंध होता है वह क्या होता है, वीक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें पदार्थ के अणु आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बंध बनाते हैं। और उसमें हमने जाना था कि मान लीजिए अगर कोई तत्व है एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बंध बनाता है तो उसकी संयोजकता भी क्या होती है, एक। और मान लीजिए दो है तो दो होता है उसकी संयोजकता। अगर तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं तो वही उसकी संयोजकता कहलाती है। और उस तत्व की जो संयोजकता हो जाती है वह बच्चों हो जाती है और 3 हो जाती है। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं, यानी जो हमारे कार्बनिक यौगिक बनते हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं। आज हम इन के बारे में जानेंगे। तो देखिए बच्चों, कार्बनिक यौगिक की जो विशेषताएं होती है वह बहुत विशेषताएं, यानी कार्बन जो आपका यौगिक बनाता है उनकी जो विशेषताएं हैं बहुत सी विशेषताएं हैं, लेकिन हम कुछ उनके बारे में जानेंगे। तो आप जानते हैं कि आपके जो कार्बनिक यौगिक यानी जो आपका सहसंयोजी बंध बनता है वह लगभग अधातु तत्वों के परस्पर संयोग से ही बनता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि हमारे जितने भी धातु हैं वे परस्पर इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी द्वारा क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिक में भाग लेकर के अणु का निर्माण करते हैं और उनसे हमारा पदार्थ बनता है। तो चलिए अब देखते हैं हम कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं। तो जो कार्बनिक यौगिकों की जो विशेषताएं हैं वह निम्नलिखित है। तो नंबर 1 देखते हैं, क्या कहा जा रहा है बच्चों, ये यौगिक इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनते हैं, इसलिए इनका आयनन नहीं होता है, इसी कारण ये विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या कहा गया बच्चों कि आपके जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वह कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनते हैं। और जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं तो इनका आयनन नहीं होता। आयनन का मतलब यह होता है कि अपने आयनों में टूट जाना। जैसे मान लीजिए हमारा NaCl है, इसको जब हम बच्चे जल में मिलाते हैं तो यह क्या होता है, Na+ और Cl- में क्या होता है, पूरे तरीके से टूट जाता है, यानी आयनन हो जाता है। तो कहते हैं कि हमारा NaCl का क्या हुआ, आयनन हुआ है। लेकिन बच्चों यहाँ जो हमारे यौगिक बनते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता, केवल वह साझा करके अपना यौगिक बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे इनका आयनन पूरी तरीके से नहीं होता है। यही कारण है कि ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं और इसमें जो होता है विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। दूसरा पॉइंट बच्चों देखिए क्या कहा जा रहा है, सहसंयोजी यौगिकों के क्रिस्टल अणुओं से बने होते हैं, इसी कारण सहसंयोजी वांडर वाल्स बलों द्वारा जुड़े होते हैं। क्या कहा जा रहा है बच्चों कि आपके जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं वह किससे बने होते हैं, अणुओं से बने होते हैं। और जब अणुओं से बने होते हैं तो उनके जो बीच बांड बनता है वह क्या होता है, वांडर्स वाल बल होता है। जो आपका वांडर्स वाल बल होता है वह क्या होता है, बहुत ही वीक होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जब यहाँ पे आयनन विभव के द्वारा यानी आयनन के द्वारा कोई तत्व आपका यौगिक बनाता है तो वहाँ पे आपका जो बंध बनता है वह आपका सहसंयोजी बंध होता है और वह क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है। उनके बीच आयनिक बांड बनता है और जो आयनिक बांड होता है आयनन विभव के कारण वह आपका क्या होता है, मजबूत होता है। लेकिन आपका जो यह वांडर्स वाल बल होता है वह क्या होता है, वीक होता है। तो अणुओं के द्वारा जो बांड बनते हैं वह लगभग क्या बनते हैं, वांडर्स वाल बलों के द्वारा ही आपस में जुड़ते हैं और उनके जो बीच बांड होता है वह क्या होता है, बहुत ही वीक होता है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो हमारे सहसंयोजी यौगिक होते हैं उनके बीच जो बांड होता है वह क्या होता है, वांडर्स वाल बलों के द्वारा जुड़े होते हैं। इसीलिए सहसंयोजी यौगिकों को
जब वह किसी दूसरे तत्व से अपक्रिया करते हैं तो उनको बीच ज़्यादा किसी प्रकार की फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं होती है और वह आसानी से क्या होते हैं, टूट जाते हैं और अपने मतलब दूसरा प्रोडक्ट और आसानी से बना लेते हैं। अब तीसरा पॉइंट देखिए बच्चों, क्या कहा जा रहा है कि एक जल में कम विलय परंतु कार्बनिक यौगिकों में विलय होते हैं। क्या कहा जा रहा है बच्चों, जो आपके सहसंयोजी यौगिक के क्रिस्टल होते हैं वे होते बच्चों जल में कम विलय होते हैं, यानी जो हमारे सहसंयोजी यौगिक होते हैं अगर इसमें हम जल में उनको मिलाते हैं तो उनके जो घुलने की मात्रा होती है क्या होती है, बहुत ही कम होती है। लेकिन बच्चों आपसे कहा जा रहा है कि कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, वे विलय होते हैं। अगला पॉइंट बच्चों क्या कहा जा रहा है, देखिए फोर्थ नंबर कहा जा रहा है ए यौगिक अधिक वाष्पशील होते हैं, यानी आप कह सकते हैं बच्चों कि आपके जो भी यौगिक आपके बनते हैं एक कार्बनिक यौगिक वे अधिकतर क्या होते हैं, वाष्पशील हो जाते हैं, यानी वाष्पशील होते हैं। जैसे देखिए बच्चों हमने आपको बताया कि H2, अब H2 देखिए आपका यह हाइड्रोजन गैस है, यह भी आपका क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक नहीं है, मान लीजिए सहसंयोजी बंध के द्वारा इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से अपना क्या करता है, यौगिक हाइड्रोजन का एक अणु बनाता है, तो हमारा क्या H2 आपका एक गैस के रूप में। इसी प्रकार हमने ऑक्सीजन का आपको बताया था कि ऑक्सीजन अणु किस प्रकार से बनता है, तो ऑक्सीजन भी हमारा क्या है, गैस है। इसी प्रकार हमने आपको बताया कि अमोनिया भी आपस में क्या करता है, सहसंयोजी बंध द्वारा आपस में जुड़कर NH3 का निर्माण करता है। इसके बाद हमने आपको बताया था मीथेन यानी CH4, इसमें देखिए कार्बन जो है हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं से जुड़कर सहसंयोजी बंध बनाता है और ये भी हमारा क्या है, एक प्रकार का गैस है। बच्चों हम कह सकते हैं कि जो हमारे जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं वे लगभग क्या होते हैं, वाष्पशील होते हैं, या आप कह सकते हैं कि वे लगभग गैस की अवस्था में ज्यादातर पाए जाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आप जाने कि कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं क्या होती हैं। तो बच्चों हम एक बार फिर से आपको रिपीट करते हैं कि आप जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वे किससे बनते हैं, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनते हैं और इसलिए इनका आयनन नहीं होता है। यही कारण है कि ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। आपको यह पहले पॉइंट में बताया गया। और दूसरे पॉइंट में यह बताया गया कि आपके जो सहसंयोजी यौगिक के क्रिस्टल होते हैं वह अणुओं से मिलकर बने होते हैं और इसी कारण क्या होता है, अब इसी कारण सहसंयोजी जो यौगिक होता है वह वांडर वाल बलों से जुड़ा होता है। तो जो यौगिक से वांडर वाल बलों से जुड़ा होता है उनके बीच जो बॉन्ड होता है वह क्या होता है, बहुत ही वीक होता है, यानी कमजोर होता है। तीसरा पॉइंट आपसे बताया गया कि जो आपके सहसंयोजी यौगिक होते हैं वे क्या होते हैं, जल में कम विलय होते हैं लेकिन वे कार्बनिक यौगिकों में अधिक विलय होते हैं। उसके बाद आपको लास्ट नंबर यानी चौथा नंबर पॉइंट बताया गया कि ये जो होते हैं अधिकतर वाष्पशील होते हैं, यानी गैस अवस्था में पाए जाते हैं। चलिए बच्चों अब हम आते हैं कार्बन के अपर रूप के बारे में, यानी जो हमारा कार्बन होता है उसके कितने अपर रूप। तो पहले हम आपको बताते हैं कि अपर रूप क्या होता है। तो चलिए बच्चों हम समझते हैं कि अपर रूप क्या होता है, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉपी कहते हैं। तो देखिए बच्चों कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो भौतिक आधार पर भिन्न भिन्न अवस्थाओं में पाए जाते हैं, यानी उनकी जो भौतिक अवस्था होती है उसके आधार पर वह भिन्न भिन्न रूपों में पाए जाते हैं। लेकिन अगर उनके रासायनिक गुण की बात की जाए तो उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। यही कारण है तत्व का, या कह सकते हैं तो तत्व का यही जो गुण होता है वही उसका क्या कहलाता है, अपर रूप कहलाता है। क्या हमने आपको बताया कि तत्व जो होते हैं भौतिक गुणों के आधार पर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं या अलग अलग गुण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन रासायनिक जो गुण होता है उन तत्वों का क्या होता है, समान होता है। और यही जो गुण होता है उनका क्या कहलाता है, उसका अपर रूप कहलाता है। यानी आप कह सकते हैं कि जो हमारे अपर रूप वाले तत्व होते हैं उनके जो भौतिक गुण होते हैं वह समान जो अलग अलग होते हैं, लेकिन जो उनका रासायनिक गुण होता है वह क्या होता है, आपका समान होता है।
तो बच्चों कार्बन के जो अपर रूप है वह आपसे मुख्य रूप से 3 रूपों में प्राप्त होता है। नंबर 1 आपका होता है हीरा, और नंबर 2 आपका होता है ग्रेफाइट, और नंबर 3 आपका होता है फ्लोरीन। क्या होता है? फ्लोरीन। यानी यह आपके क्या है? तीनों कार्बन के अपर रूप हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्बन के अपर रूप कितने होते हैं, तो आप बताएंगे कि कार्बन के जो अपर रूप होते हैं वह क्या होते हैं? मुख्य रूप से 3 रूपों में पाया जाता है, जिसमें हमारा फर्स्ट नंबर क्या होता है? हीरा होता है, सेकंड नंबर हमारा क्या होता है? ग्रेफाइट होता है, और तीसरा जो हमारा होता है वह क्या होता है? फ्लोरीन होता है। तो बच्चों यह आपके क्या है? कार्बन जो है आपके इन 3 अपर रूपों में पाया जाता है। तो चलिए बच्चों अब आते हैं कार्बन की सर्वोमुखी प्रकृति, यानी कार्बन का जो सबसे मुख्य गुण है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन के कौन कौन से मुख्य गुण है। तो बच्चों आप जानते हैं कि कार्बन जो होता है वह आपका संयोजकता जो प्रदर्शित करता है वह कितना प्रदर्शित करता है? 4। और इसी गुण के कारण ही बच्चों यह आपका जो कार्बन होता है वह अपने गुणधर्म को बहुत ज़्यादा अधिक यानी कार्बनिक यौगिक जुड़कर बनाता है। इसके जो कार्बनिक यौगिकों की जो खोज हुई है बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो बच्चों इनके कुछ कार्बनिक यौगिक हैं, उन्हीं के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो पहले आज हम बात करेंगे कि कार्बन की जो चतुस्संयोजकता होती है कि वह किस प्रकार से आपकी चतुस्संयोजकता को बनाता है बच्चों। तो अब हेडिंग हमारा होगा कि कार्बन परमाणु की चतुस्संयोजकता। क्या होगा बच्चों? कार्बन परमाणु की चतुस्संयोजकता, यानी इसे हम कह सकते हैं टेट्रा कोवैलेंट ऑफ कार्बन एटम। तो बच्चों देखिए आपका जो कार्बन होता है वह अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह 2 क्या होता है? 4 होता है। अब यहाँ देखिए बच्चों आप जानते हैं कि यहाँ आपका जो एल कोष होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है 8 होती है, लेकिन यहाँ इसके पास कार्बन के पास कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों अगर हम मीथेन की संरचना को देखते हैं, मीथेन, तो आप देखिए मीथेन में जो आपका बच्चों कार्बन है वह हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं से जुड़ करके क्या मीथेन का निर्माण करता है। अब देखिए बच्चों किस प्रकार से कार्बन जो है आपका हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाते हैं, यानी 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। अब इसके बाद तो उसका में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। तो कार्बन बच्चों देखिए कार्बन जो आपका होता है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, 1, 2, 3, 4। और हाइड्रोजन जो है इसके 4 परमाणु, 1, 2, 3 और 4। इसके पास मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इस प्रकार से। अब देखिए बच्चों क्या होता है, जो कार्बन होता है इनसे 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं इस प्रकार से, और जब इनसे एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है तो 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी से आप जानते हैं कि जो आपका बॉन्ड बनता है तो क्या होता है? सिंगल बॉन्ड बनता है। अब देखिए बच्चों अगर इसके पूरी की बात करें तो आपका जो कार्बन होता है इन सभी इनके यानी जो आपका कार्बन होता है वह हाइड्रोजन के सभी अणुओं से 1-1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से अपना बॉन्ड बना लेता है। अब देखिए बच्चों, अब देखिए यह इस प्रकार से साझेदारी भी करता है कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के बाद उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, लेकिन होना कितना चाहिए? 2। अब देखिए इस हाइड्रोजन जो है 1 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करके 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पे अपने कक्षक को क्या कर लेता है? पूरा कर लेता है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन का भी क्या होता है? सभी कक्षक पूर्ण हो जाते हैं। और अगर कार्बन की बात करें तो देखिए कार्बन अगर सभी इनके परमाणुओं से जुड़ता है तो इसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए थी? 8 होनी चाहिए, तब वह पूर्ण रूप से उसका विन्यास सही होता। लेकिन अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4, इसलिए वह क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के परमाणुओं से साझेदारी करता है।
तो देखिए बच्चों इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यानी उसका भी अष्टक पूर्ण हो जाता है। और हाइड्रोजन के पास कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो देखिए हर एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 1 2 1 2 1 2। इस प्रकार से वह साझेदारी करके बच्चों वह क्या करता है? मीथेन का निर्माण करता है। और कार्बन जो होता है हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ जुड़कर इस प्रकार से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, तो उनके बीच जो बॉन्ड होता है वह क्या होता है? सिंगल। इस प्रकार से बच्चों आपका जो कार्बन होता है, अब देखिए यहाँ जो इसकी संयोजकता है तो कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है? 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। तो इस प्रकार की इसकी जो संयोजकता होती है वह कितना होता है बच्चों? चतुष्फलकीय कह सकते हैं आप, या उसकी जो संयोजकता होती है कितना होता है? 4 होता है। तो बच्चों आपको याद रखना है जो आपका कार्बन होता है उसकी जो संयोजकता होती है वह कितनी होती है? 4 होती है। अब देखिए बच्चों जो कार्बन की संयोजकता होती है, मान लीजिए आपके पास आपको बताया गया है कि मतलब कार्बन जो आपका 4 बॉन्ड बनाता है, यह जो 4 बॉन्ड बनाता है इनकी जो चारों संयोजकताएं होती है पूर्ण रूप से क्या होती है? समान होती है, यानी एक ही प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं। आप कह सकते हैं बच्चों, अब देखिए इसी के कारण ही तो बच्चों आपके एक वैज्ञानिक थे हेनरी, क्या नाम था? हेनरी, जिन्होंने बच्चों क्या किया, वह जो है मीथेन अणु में बारी बारी से चारों हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन नाइट्रोजन मूलक द्वारा करके 4 यौगिक प्राप्त किया। तो उन्होंने पाया कि चारों यौगिक भिन्न भिन्न नहीं है बल्कि एक ही यौगिक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कार्बन की जो चारों संयोजकताएं होती है वह समान होती है। बच्चों क्या कहा गया कि आपका जो कार्बन होता है यहाँ पे वह 4 बॉन्ड बनाता है, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ मिलकर। लेकिन हमारे एक वैज्ञानिक थे हेनरी, इन्होंने क्या किया, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा के इनके स्थान पे नाइट्रोजन मूलक बनाया, यानी अलग अलग प्रकार से। यानी उन्होंने क्या किया, एक बार यहाँ नाइट्रोजन मूलक जोड़ा और यहाँ से 3 हाइड्रोजन जोड़ा। उसके बाद जो दूसरा मूलक इन्होंने बनाया, अब इसके स्थान पे यहाँ हाइड्रोजन रखा, इसको यहाँ पे मतलब इस मूलक को क्या किया, यहाँ पे ट्रांसफर किया, यानी यहाँ हमारा हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन मूलक जोड़ दिया गया और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन। फिर क्या किया उन्होंने, अलग से किया, यानी इस मूलक को फिर यहाँ ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद लास्ट में भी उन्होंने क्या किया कि जो हमारा लास्ट है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन समूह यहाँ लगा दिया। जब इन्होंने इस प्रकार से ट्रांसमनी को जो आपका यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन मूलक एक हाइड्रोजन से हटाकर लगाया गया है, तो यहाँ पे इनकी स्ट्रक्चर देखिए, अगर हम नाइट्रोजन मूलक के स्थान को हम क्या करते हैं, बदलते हैं, यानी इसके स्थान को यहाँ पे चेंज करते हैं, तो इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि जो नाइट्रोजन के बीच ये चारों बॉन्ड बनता है, उनकी जो चारों संयोजकताएं होती है वह क्या होती है, एक समान होते हैं, यानी इनके जो गुणधर्म होंगे वह क्या होंगे, चारों जो हैं एक ही समान गुणधर्म प्रकट करते हैं। यही हेनरी ने बताया। किस प्रकार से उन्होंने नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन को हटाकर उनके स्थान पर क्या जोड़ दिया, नाइट्रोजन मूलक जोड़ा और उनको अलग अलग स्थानों पर क्या किया, परीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने देखा कि इन सभी का जो गुण है वह एक ही जैसा है। इससे यह आपका स्पष्ट हो जाता है कि आपके जो कार्बन होते हैं और उनकी जो चारों संयोजकताएं होती हैं वह क्या होती हैं बच्चों, एक समान होते हैं। अब बच्चों हम आज जानेंगे श्रृंखलन के बारे में कि श्रृंखलन क्या होता है। तो बच्चों आपका यह जो कार्बन होता है उसमें श्रृंखलन का गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है। श्रृंखलन का मतलब यह होता है कि वह अपने मतलब किसी भी तत्व के साथ जुड़ करके आपको श्रृंखला बनाना। लेकिन आपका बच्चे जो कार्बन होता है
यह अपने ही यानी कार्बन के साथ इस प्रकार से यह जुड़कर श्रृंखला बनाने में इसका जो कार्बन का गुण होता है बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा आपका कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो इस प्रकार से आपका गुण प्रदर्शित कर सके। यही कारण है कि आपके जो कार्बनिक यौगिकों की संख्या बढ़ती जा रही है, इनके इसी श्रृंखलन के कारण ही होता है। यानी यह जो आपका श्रृंखला बनाता है बहुत ज़्यादा इसे बनाने का गुण होता है। अब देखिए यहाँ पे कार्बन की जो संयोजकता क्या होती है, 4 होती है। तो यहाँ से हम इसको पूरा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ सब जगह हाइड्रोजन लगा देते हैं। अब यहाँ देखिए 1 2 3 बार हाइड्रोजन से जुड़ गया, 1 कार्बन से, तो यहाँ से भी देखिए हम बना सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों जो आपका कार्बन होता है उसमें श्रृंखलन का जो गुण होता है वह सबसे अधिक होता है, और इसी के कारण यह आपका क्या होता है, ये अद्वितीय गुण माना जाता है। कि मतलब यह आपका जो कार्बन का यह गुण है वह सबसे क्या है, अधिक, मतलब यह इसके लिए सबसे उपयोगी है। और इसी गुण के कारण ये क्या है, सब तत्वों से अलग गुण प्रदर्शित करता है। तो बच्चों अब देखते हैं कि कार्बनिक यौगिक जो लंबी श्रृंखलाएं बनाती हैं तो ये आपकी ऐसा होता है कि मतलब यह खुली भी श्रृंखला बना सकता है और बंद भी श्रृंखला बना सकता है। इसके आधार पे इनको कहा जाता है, एक हमारा आता है एलिफैटिक और एक होता है एरोमेटिक यौगिक। तो बच्चों यदि आपका जो कार्बन है वह खुली श्रृंखला बनाता है। अब देखिए बच्चों जो हमारी यह संरचना बनी हुई है यह क्या है, खुली श्रृंखला की है। खुली श्रृंखला का मतलब यह होता है कि आपका जो कार्बन के बीच बॉन्ड है वह आपस में क्या हुआ है, खुला हुआ है, तो उनको हम क्या कहते हैं, खुली श्रृंखला कहते हैं। लेकिन अब देखिए आपका यह जो कार्बन होता है यह बंद श्रृंखला वाला भी कार्बनिक यौगिक बनाता है। मान लीजिए 3 कार्बन है, इस प्रकार से अगर जुड़ा हो इस प्रकार से, तो आपका देखिए यहाँ पे आपका क्या होता है, बंद श्रृंखला का यौगिक कहलाता है, या बंद कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, बंद श्रृंखला कहते हैं, बंद श्रृंखला। तो यह केवल आपका बच्चों कार्बन के ही अंदर पाया जाता है और कोई भी तत्व आपस में जुड़ करके इस प्रकार से बंद श्रृंखला वाले यौगिक नहीं बना सकते। अब देखिए यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ पे हमारा 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन लगा करके इसकी संयोजकता को हम क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो होता है श्रृंखला बन जाता है बेंजीन का, सॉरी बेंजीन का नहीं है आपका, यह साइक्लोप्रोपेन है। अब यहाँ से मान लीजिए आपका स्ट्रक्चर आपका जो है साइक्लोब्यूटेन भी बना, इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, इनका नाम क्या हो जाता है, साइक्लोब्यूटेन हो जाता है। अब देखिए बच्चों इस प्रकार से वह स्क्वायर के रूप में भी आपकी संरचना बना सकता है और इस प्रकार से सीधी लाइन चैन भी बना सकता है। और बच्चे मान लीजिए शाखा युक्त का मतलब यह होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई सीधी श्रृंखला है। अब देखिए बच्चों आपकी सीधी श्रृंखला कितने कार्बन की, 1 2 3 4 5 कार्बन की, यह हमारी एक सीधी श्रृंखला। अगर इसी में हम शाखा निकालना चाहते हैं, इसको शाखित करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1 हाइड्रोजन हटा करके इसके स्थान पे हम कार्बन जोड़ सकते हैं, फिर यहाँ से हम 1 कार्बन जोड़ सकते हैं, तो इसकी भी संयोजकता को हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन से पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों आपका जो है कार्बन होता है इसमें शाखित श्रृंखला भी बनाने का गुण पाया जाता है। इस प्रकार का गुण जो है कोई भी दूसरा तत्व आपका नहीं प्रदर्शित करता है। यही कारण है कि कार्बन जो है सभी यौगिकों में क्या होता है, अद्वितीय होता है। अब देखिए बच्चों आपको यह ध्यान में रखना है कि आपका जो कार्बन होता है वह आप जानते हैं कि वह जो है सिंगल यानी एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, तीनों प्रकार से बॉन्ड फॉर्मेशन का भाग, यानी तीनों प्रकार से यह बॉन्ड बनाता है। तो बच्चों जब आपका कार्बन जो होता है केवल सिंगल बॉन्ड बनाता है तो इसको हम कहते हैं संतृप्त कार्बन। क्या कहते हैं, संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं।
क्या कहते हैं बच्चों, संतृप्त कार्बनिक यौगिक। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपके जितने भी या आप देखिए कार्बन अगर देखते हैं तो हमारा जो कार्बन है सभी इसमें कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं और आपस में एक यौगिक का निर्माण किया है। तो यहाँ हम कह सकते हैं जो हमारा यह कार्बनिक कंपाउंड है यह किस प्रकार का है, संतृप्त कार्बनिक यौगिक। क्या संतृप्त यौगिक है, तो कार्बनिक यौगिक है या संतृप्त यौगिक, क्या कि तब भी आप सही होगा। तो बच्चों आप समझे कि यानी संतृप्त यौगिक क्या है, किसे कहेंगे, जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ करके ही अपना यौगिक बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और जब यही आपका कार्बन जो है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यानी किसी भी कार्बन के साथ या अपने कार्बन के साथ ही दो या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो उनको हम क्या कहते हैं, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। बच्चों चलिए हम आपको इसकी भी संरचना दिखा देते हैं। अब देखिए बच्चों आपका यह कार्बन है तो यहाँ से मान लीजिए अगर यह ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो इस प्रकार से यहाँ से इसको हाइड्रोजन के द्वारा हम इसकी संयोजकता को पूरा कर देते। देखिए यहाँ पे हमारा जो कार्बन है क्या बॉन्ड बना रहा है, कितने, 1 2 3 4, और यहाँ पे देखिए इस कार्बन की कितने बॉन्ड, 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4। तो इस प्रकार से आपका जो बच्चों यह आपका जो कार्बनिक यौगिक है यह आपका क्या है, एक असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है। असंतृप्त क्यों है, क्योंकि इसमें आपका क्या आया हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड आया हुआ है। यानी जब आपका कोई भी कार्बनिक यौगिक जिसमें आपका कोई एक डबल बॉन्ड रहे या ट्रिपल बॉन्ड रहे या दोनों हो, यानी इस प्रकार से आपका डबल भी हो सकता है। आपको ध्यान रखना है कि आपका कार्बन जहाँ कहीं भी रहेगा वह 4 बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस कार्बन के 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ हमारा कार्बन मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन लगा देते हैं। अब यह देखिए यह भी हमारा क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है, इसमें आपका क्या डबल बॉन्ड भी आया हुआ है और ट्रिपल बॉन्ड भी आया, और हर एक कार्बन का जो बॉन्ड है वह कितना बना रहा है, यानी 4 बॉन्ड बना रहा है। चाहे इधर से देखिए इस कार्बन की बात करते तो 1 2 3 4, इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4, इस कार्बन की बात करते हैं 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यानी आपस में यह कार्बन जो होता है 4 बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो देखिए बच्चों इसमें आपका क्या आया हुआ है, डबल बॉन्ड आया हुआ है और यहाँ पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड भी आया हुआ है। तो अभी हमारा किस प्रकार का यौगिक है, असंतृप्त यौगिक। बच्चों आपको ध्यान में यह रखना है जब किसी कार्बनिक यौगिक में आपका जब कोई कार्बनिक यौगिक आपका जो है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, उस यौगिक को असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहेंगे। और केवल जब हमारा कार्बन कंपाउंड केवल सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ करके यौगिक बनाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहेंगे। तो बच्चों आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, इसको किस प्रकार से हम वर्गीकरण करते हैं, और समजातीय श्रेणी के बारे में जानेंगे। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों बस आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है और आपको क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।